नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले ये 33वीं मीटिंग है। 33 महीने से लगातार प्रत्येक माह की 22 तारीख को हम लोग फिजिकली आपके सामने उपस्थित होकर के और महीने भर का जो रविवार ये बैठक होती है वर्चुअल गूगल पर, तो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल पर हम आपको अपलोड करके देंगे और हनुमान राम चौधरी के नाम से फेसबुक पेज पे भी हम आपको उपलब्ध रहेंगे। तो मीटिंग की शुरुआत 11:22 से है, समय हमारा हो चुका है। आज हम मीटिंग का जो एजेंडा है वो ये है कि दुनिया के अंदर वर्ग हैं किसान कमेरा, उसके बारे में चिंतन करेंगे। कौन सी ऐसी सरकारी नीतियां या यूँ समझिए कि कोई ऐसे कानून या यूँ समझिए कि कोई ऐसी दिशा की कमी है कि इन लोगों का पर कैपिटा इनकम आम दूसरे जो स्थिति है उनसे कम होता है। जीडीपी के रेशियो में भी ये नहीं है। तो हमने विश्लेषण किया किसानों के ऊपर। अब चिंता का विषय यह है कि भाई किसान जो है उसके पास में बेसिक स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं किसान के पास में। एक लैंड होगी, जमीन होगी किसान के पास में, और जमीन होगी। तो अब जमीन के ऊपर हम दृष्टिपात करते हैं कि किसान के लिए जमीन अति आवश्यक है। जमीन के अंदर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से क्या क्या व्यवस्था में प्रॉब्लम आई कि हम लोग जो है किसान उसमें पिछड़ता गया। जमीन को पहली बात तो इन्होंने संप्रभुता, जिसको कि सॉवर्निटी कहते हैं या मालिकाना अधिकार कहते हैं, वो नहीं दिया। कुछ राज्यों में दिया गया, लेकिन उसका भी एक इनडायरेक्ट सिस्टम है कि उसको लागू नहीं कर सकते और उसके अंदर किंतु परंतु है। अब मैं जमीन के ऊपर जा रहा हूं कि ये जो गवर्नमेंट आई, इस गवर्नमेंट ने जमीन के अंदर क्या क्या ऐसे विशेषताएं खड़ी की कि हमारे गले में जमीन छीनने की आ गई। पहला तो इन्होंने ये किया कि पहले एक जमीन के बारे में एक व्यवस्था थी, एयरपोर्ट, रेलवे, डिफेंस या एक स्पेसिफिक की जो है कोई व्यवस्था हो जो आम जन के लिए अति आवश्यक हो, तब उनके लिए इस सरकार ने एक पीपीपी योजना के तहत 5वां फंडा और जोड़ा 4 में, कि पीपीपी में जो भी काम होंगे उसके लिए जमीन आवश्यक होगी। ये 4 पहले बोले थे, उनके लिए ये था कि भाई उसके अंदर जबरदस्ती भी ली जा सकती है, जमीन लेंगे ही लेंगे, बाकी जमीन लेना जरूरी नहीं, उपजाऊ जमीन को आप अवॉइड करोगे, इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन वस्तु स्थिति ये हुई कि ये पीपीपी में डाल दिया। पीपीपी के पूरे प्रोजेक्ट, पीपीपी का मतलब है कि पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप से चलने वाली योजना है। प्राइवेट के नाम पे बैंक से लोन लेकर के वो जो खड़ा हो जाता है वही प्राइवेट, वैसे तो गवर्नमेंट का ही काम है, हमारा ही है ढांचा, लेकिन उसको प्राइवेट माना गया और पब्लिक भी यही हुआ जो सरकार का हिस्सा रहा। तो पीपीपी इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन का एक दूसरा रूप है। पीपीपी में सारे प्रोजेक्ट इन्होंने सैंक्शन कर दिए। इसका मतलब जमीन कोई भी ली जा सकती है, पीपीपी के अंडर में आ रही है। पहले तो यह था कि भाई रेलवे वगैरह ऐसा था, लेकिन इसमें अब सभी पीपीपी में आते ही ले लिया। पहला तो हमारे ये अड़ंगा डाला पीपीपी योजना वाला। दूसरा, जमीन के मामले में इन्होंने ये किया कि मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में एक बिल बनाया, उसमें 4 गुना इस जमीन की जो डीएलसी रेट है उससे पैसा देना था, और इकोनॉमिक और जो सोशल इम्पैक्ट है उनका सर्वे होना था, तो उनकी अलग से लगनी थी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके भी पैसे मिलने थे, तो ठीक ठाक किसानों को पैसे मिल जाते थे। इस सरकार के आने के बाद में ये व्यवस्था हुई कि जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकार थी वहां इन्होंने मनमोहन सिंह के कानून के पैरेलल में अपना कानून बना दिया कि भाई राज्यों का विषय है जमीन, राज्य चाहे तो दे दे, जबरदस्ती ले कैसे भी ले। तो करीब करीब भारत के 22 राज्य ऐसे थे जिस टाइम करीब ये कानून बना हुआ, जहां के इन्होंने अपना कानून बना दिया और वो कब्जा करने का तरीका ले लिया। डबल इंजन की सरकार थी, उन कानून पास कर दिया और वो कानून लागू कर दिया। अब हर एक मनमोहन सिंह जी वाला बिल है, एक ये दूसरा इनका बिल है जो राज्यों का बिल है।
ज़मीन छीनने का हथियार इनके पास दे दिया और ये ज़मीन छीन रहे हैं। अब किसान के पास में पहली बात पीपीपी में चली गई, स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं उसके पास में। और अब किसान के पास ज़मीन का एक एरा ये बचा कि भाई मेरे पास एक आबादी की ज़मीन है, उससे कुछ करूँगा। तो आबादी में इन्होंने एक स्वामित्व की योजना लॉन्च कर दी। आपके मकान, बाड़ा, लेटरिन, बाथरूम जो बने हुए हैं उसका पट्टा बना करके स्वामित्व योजना दे दी, उसको आप बैंक में रखो, लिक्विडेशन के तहत आपको लोन दे देंगे। स्वामित्व योजना में फंस गया आपका, वो आबादी की ज़मीन को भी फंसा दिया। अब ये होने के बाद में ज़मीनों की इस छीना झपटी में स्थिति ये हुई कि इन्होंने कुछ क्लस्टर बनाए। ऐसा करो कि तुम्हारे पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तुम्हारे से कुछ होता नहीं है, हम क्लस्टर बना रहे हैं। क्लस्टर का मतलब होता है कि 10-20 गाँवों की ज़मीन एक करके उसके अंदर कह दिया इसमें आम या बो। जबकि क्लाइमेट जोन जो है, इको क्लाइमेट जो सिस्टम है, उसमें यह है कि हर चीज़ हर जगह उपलब्ध होती है। सेब कश्मीर में, बोर राजस्थान में, इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन इन्होंने ठोक दिया कि शोपिया को सेब दे दिया, मेघालय को हल्दी दे दी, इसी तरह से दक्षिणी भारत में आम, केला और अंगूर दे दिए और क्लस्टर बना के कर दिया। अब क्लस्टर में चारों ओर आपके क्लस्टर के अंदर इनके ठेके हो गए कि भाई तुम ज़मीन मुझे ठेके पे दे दो, लीज पे दे दो, दे दी। अब एक किसान मान लो बीच में अड़ भी गया तो उसको गले में आ गई, उसके वो लोन सारे रोक दिए उसके। तो उसने भी वो जान छुड़ाने के लिए उसको क्लस्टर में ज़मीन दे करके अपना मजदूर बन गया वहाँ। तो एक दूसरा छीनने का ये हथियार और बना दिया कि तुम क्लस्टर के अंदर आ गए, भाई क्लस्टर ले लो, कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और खेती में भी टांग अड़ा देना। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई पीपीपी में, रेलवे निकालेंगे, हवाई वो बनाएंगे, हवाई अड्डा बनाएंगे, ये बनाएंगे, चल छीन ले भाई, ये खंबा खड़ा करेंगे, 132 की लाइन लगाएंगे, ले ली। लेने के बाद में इनको ये सूझी कि भाई ये और रह गई ना इनके पास, तो आबादी वाली तो स्वामित्व से छीन लो, बाकी का क्लस्टर बना करके छीन लो और आपको मजदूर बना दिया। अब जमीन जैसी चीज के अंदर इनकी गिद्ध दृष्टि पड़ते पड़ते इनकी ये स्थिति बनी कि इन्होंने एक टोकनाइजेशन का एक मॉडल और निकाला जो अभी लागू होना है। आम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। आधार जिसने बनाया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, आधार वाला जो बंदा है, उसने ये आइडिया दिया कि यार इनके पास फकड़ों के पास ज़मीन पड़ी है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, आप ऐसा करो इनको टोकन दे दो, 12 डिजिट का टोकन दे दो और डिजिटल करेंसी में डाल दो आप इसको, तो वर्चुअल करेंसी में आपका काम आ जाएगा। अब आपके जच्ची कि यार मायरा बरनार एक टोकन भेज देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यार आपसे टकराव भी है, चलो इतना सा भेज दें। टोकन भेजते पे टोकन में झगड़ा ये, मल्टीनेशनल कंपनी भी टोकन खरीद सकती है। अमेरिका का आदमी आके भी आपके खेत में एक टोकन खरीद लेगा। टोकन की बना दी इन्होंने, इतना फीट बाई इतने फीट का एक टोकन होगा, 20 बीघा जमीन है, कितने टोकन होंगे। तो टोकनाइजेशन इनका नाम दिया गया, जो अभी लागू होना है, क्योंकि डिजिटाइजेशन किया इन्होंने, पूरी धरती को इन्होंने डिजिटाइजेशन में तो कर दिया। डिजिटाइजेशन को लिंक करना टोकनाइजेशन से करके अब आप टोकन से जमीन बेच दो। भाई आपके नहीं है, आपको कहा यार ऐसे इतनी तो मैं नहीं बेचता, इतनी सी रखूंगा, तो टोकन दे दे भाई, ये इतनी सी तो बेच दे। करते 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 ये जमीन का इनडायरेक्टली कब्जा करने का टोकनाइजेशन का एक मेथड आ गया। अब जमीन की इस छीना झपटी में और भी कई कानून आ जाएंगे, आपको कहीं न कहीं जमीन किसान की लेने की एक व्यवस्था होगी। अब चलो आपके पास जमीन रह गई, आपने अनाज पैदा कर लिया, तो अब फड़ंगा ये डाला कि भाई तुम्हारा जो अनाज पैदा किया गया है वो उस अनाज में कमी है। कि क्या कमी है? कि तुम्हारे गेहूं में आयरन नहीं है, फोलिक एसिड नहीं है, B12 विटामिन नहीं है। तो कि ये कैसे होगा? तो वैज्ञानिकों ने कहा यार या तो धरती में डाल दो या बीज में डाल दो ये चीजें, ताकि वो चीजें आ जाएगी। तो कहा कि धरती का नहीं, ऐसा करो कि ये जो अनाज पैदा कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री को दे दो। पंजाब में बहुत सारी फोर्टिफिकेशन की इंडस्ट्री लगा दी। फोर्टिफिकेशन के इन्होंने ये 2 मेथड किए कि एक तो जैसे मान लो गेहूं या चावल है तो उसको पीस के ये तीनों चीजें डाली, किसी में 4 कम थी, किसी में 2 कम थी, और डाल करके फोर्टिफिकेशन किया और वापस रीशेप किया। लंबे लंबे जो चावल आते हैं ना, कहते हैं प्लास्टिक वगैरह, वो फोर्टिफाइड है, फोर्टिफिकेशन किए हुए चावल है एक्चुअली। तो अब वो चावल के अंदर इस तरह की कमी थी, उसको भी इन्होंने कह दिया कि तुम्हारा तो अनाज कमी है, इस अनाज में न्यूट्रिशन वैल्यू कम है,
तो किसान को तो क्या, खेत में जैसे भी उपजाए, इसने कहा यार क्या करूं, फिर न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, कि तुम मेरे को दे, मैं इसमें न्यूट्रिशन डालूंगा। इंडस्ट्री वालों ने इससे ले लिया। आपकी जमीन को उस तरह से छीना झपटी हुई। अब अनाज की छीना झपटी, जिस जमीन पे आपने अनाज पैदा किया उसकी छीना झपटी शुरू की साहब इन्होंने। अब प्रॉब्लम ये आई कि अभी 109 बीज भी निकाले इन्होंने और सारा कुछ नाटकबाजी तो की, लेकिन बीज रिसर्च तक की हुए, बीज मार्केट में आई नहीं। बीज तो ट्रूथफुल लेवल के टीएल के नाम से प्राइवेट कंपनियों ने बीज लॉन्च, 99.9% वो बीज हैं। अब इनका यदि सिस्टम को देखें तो आपके किए हुए अनाज के अंदर कमी निकाल कर फोर्टिफिकेशन का फंडा डाल दिया। फिर इन्होंने कहा फोर्टिफिकेशन में ऐसा करेंगे हम लोग कि गोलियां हैं, आयरन की गोलियां डाल देंगे, फोलिक एसिड की डाल देंगे, B12 विटामिन की डाल देंगे, इसमें डाल के और पैकेट बना कर करके करेंगे। पैकेट में 20% पैकेट तो जूट के कर देंगे ताकि जूट वाले लोग पनपे, और बाकी हम प्लास्टिक के कर देंगे। मिड डे मील और रेलवे की जो कैंटीन है इसके अंदर ये हमारा चलेगा। अब ये आपका 5 किलो अनाज जो आपको मिल रहा है उसमें भी देने की इन्हें कवायद कर दी। यानी आपके अनाज को रिजेक्ट, आपकी जमीन की छीना झपटी, आपको अनाज को रिजेक्ट करके और उसके अंदर ये फड़ंगा डाल देना कि ये डालना। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार किसी को मान लो शुगर की बीमारी है, आयरन की कमी नहीं है, तुम उसमें आयरन क्यों डाल रहे हो, दे दो उसको गेहूं, उसको उगा था आयरन की गोलियां खुद खा लेगा। लेकिन नहीं, मिड डे मील में कैसे खा लेगा वो, कैंटीन में कैसे खा लेगा वो। अब आप हर टाइम अपना डॉक्टर साथ में रखो, आपके डेटा साथ में रखो तो कोई बात बने। अनाज नकली, जमीन की छीना झपटी, इसके बाद में मामला आया बीज का। आप किसान के संकट देखो, आप बीज का मामला आया। बीज के अंदर बहुत पहले से ही कुछ एंट्री हो गई थी, मोन्टेंसा कंपनी आई, बियर आई, और इसके साथ में इन्होंने जीएम बीज का लॉन्च किया। जीएम की लड़ाई लड़ी वैज्ञानिकों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने लड़ी, तो जीएम का बीज आया कपास का BT1 और BT2 के नाम से। अब BT3 और BT4 और आ गया। BT3 और BT4 में किसान नेताओं को पकड़ लिया, कईयों को, तो उनको कह दिया तुम प्रचार करो यार हमारा। तो वो हैदराबाद से रास्ते से गुजरात से होकर के गुजराती बनियों ला के यहाँ ठोक दिया, गंगानगर और इधर की बेल्ट में ठोक दिया। यार मेरे पास भी मीटिंग के लिए आए और हमने वैज्ञानिकों को बुलाया, किसी यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा BT3 और BT4 तो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की, कैसे बोएंगे। बो रहे हैं, किसान ले आए, कौन किसको पूछने वाला, बीज कौन चेक करता, किसी को पूछना नहीं है। थोड़े दिन किरोड़ी जी घूम के ये नाटक करके वो भी ठंडे पड़ गए, कोई लेना देना नहीं। अब आप इस बीज के गोरख धंधे में ये देखिए कि जमीन और आपकी जो भी प्रोडक्शन पैदा किया उसमें कमी, उसकी कमी के बाद में आप इस बात के लिए आप आओगे साहब, आपको जिस जमीन में बीज बोना उसके हेरा फेरी। ट्रूथफुल लेवल के नाम से आप पूरे घर पे जाके अपनी थैलियां देखना, ऊपर एक लिखा हुआ होगा ट्रूथफुल लेवल। कंपनियों ने लिख दिया कि मैं जो कह रहा हूं सत्यपूर्ण। ट्रूथफुल का मतलब ये, जैसे वो बाबा रामदेव बेचता ना कि वो ब्रुश लेकर के वो जो पेस्ट है वो टूथ सच्चा मेरा है इनका है, उस तरीके की नाटकबाजी। ट्रूथफुल लेवल नाम लिख दिया, उसके नीचे डेटा लिख दिया कि इतना जर्मिनेशन होगा। अब मान लो जर्मिनेशन नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ तो हमारे जैसे लोगों ने, एक्टिविस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, जो भी चिंतन करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इस गवर्नमेंट ने कानून चेंज किया कि नहीं हो तो ऐसा करना कि आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाना। अरे यार कंज्यूमर कोर्ट में कौन सुनता भाई, कंज्यूमर कोर्ट के फैसले बहुत लंबे चौड़े होते हैं, रिजल्ट ही नहीं है कंज्यूमर कोर्ट का। तो पहले PPV एंड FR एक्ट के अंदर कुछ प्रावधान थे, उससे अवॉइड करते हुए कंज्यूमर कोर्ट में आपको डाल दिया। अब डाला सो डाला, लोग गए कंज्यूमर कोर्ट पे, तो उस थैली पे एक लाइन लिखी हुई थी कि ये जो मैंने लिखी है ना, ये मैंने जहां पैदा किया है, यानी गिवन कंडीशन के अंदर। गिवन कंडीशन जो है, यानी हैदराबाद में कोई बीज पैदा हुआ, उसको यदि आप राजस्थान में बोने हो तो गिवन कंडीशन तो है नहीं, हैदराबाद वाले तो आपका यहाँ है नहीं। तो गिवन कंडीशन में तो आप यहां मुकदमा करते ही वहां का महाराष्ट्र का बीज, गुजरात का बीज, या हैदराबाद और उधर आंध्रा का बीज और तेलंगाना का बीज, ज्यादातर उधर से आ रहे हैं वो, तो आप उनकी गिवन कंडीशन राजस्थान के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिलेगी। अब आप गिवन कंडीशन का प्रूव कैसे करो साहब, वहां का टेम्परेचर 15 डिग्री 19 डिग्री, यहां का टेम्परेचर 39 डिग्री, कंडीशन है ही नहीं, तो साहब मैं क्या करूं।
इसने ऐसे में बोया ही क्यों? अरे तो बोया ही क्यों? तो तूने यहां भेजा ही क्यों? बात तो आती है ना कि यार तुमने कैसे भेज दिया? सरकार की कोई नजर नहीं कि तुम चाहे बचो हिंदुस्तान में। भाई गिवन कंडीशन की यदि शर्त है तो तुम्हारा बीज वहीं बो, मेरा बीज यहां पैदा होगा, तुम्हारा बीज वहां पैदा होगा। बीज में झगड़ा, खेत में झगड़ा, फसल बोई तो उसमें झगड़ा। अब मुद्दा ये आया था कि भाई नदियां जोड़ने की कहानी पैदा हुई। पूरे हिंदुस्तान में एक नदी जुड़ रही है, वो भी जुड़नी क्या है, वो 10 15 20 साल लगेंगे। कोई वो नाटकबाजी है, जैसे गंगा साफ होती है उसी तरह का नाटक है वो। कोई जुड़ना करना नहीं, छोटी छोटी पेरेनियल रिवल को जोड़ देते, कुछ ऐसा व्यवस्था करते। सड़कें ठोकी, जितनी सड़कें बनी उसका यदि 10% ही ये नहरें बना देते या ऐसी व्यवस्था कर देते तो आज खुशहाल होता है ये देश। लेकिन पानी की बूंद यहां तक नहीं पहुंचने दी। और राजस्थान सरकार ने तो अभी हद ही कर दी, ट्यूबवेल खोदने पे ही बैन लगा दी। कोई नहीं खोदेगा ट्यूबवेल, रोते रहो किसान, नीचे का पानी आपको लेने नहीं दे, इनके पानी को ये करके फ्लड आ जाए, ये कर गए। यानी पानी नहीं, बीज नहीं, जमीन नहीं, उपजाया तो उसको नहीं। और फिर रेट की कहानी पढ़ लो, आपने पैदा कर लिया कॉमर्शियल क्रॉप, कपास 31/12 तक इस सरकार ने अमेरिका के साथ में, अभी लड़ाइयाँ चल रही उसके जस्ट 19 जो अगले से अगले 19 तारीख को इन्होंने जो है बायलैटरल समझौता करके 31 दिसंबर तक कपास आप भेज दो। हमने पढ़ा क्यों भेज दो, क्यों क्या कि ये साहब ये कपड़े वाले ये लोग हैं, इनको चाहिए, किसानों की कपास आई नहीं, इनके पास टाइम नहीं है अभी, तो ये तो बैठे हैं एमएसएमई में हैं, इनको हमने लोन दे दिया, इनके लोन उतर नहीं रहे, गवर्नमेंट फ्लॉप हो रही है, तो हमने समझौता कर लिया। अब साहब अमेरिका से जाजे भर के गांटें आ रही है। उसमें कहते हैं कि थोड़ा हमारे 2.5 इंच का है तो उनका 3 इंच का है रेशा, थोड़ा सा रेशा बड़ा है, सस्ती है, तो बनियों ने सब वो मंगा ली। जो कपड़े बुनने वाले लोग थे उन्होंने वो कपास मंगा ली। अब ये कपास 7 साढ़े 7 के बीज में ये यहाँ किसान ढोए रख रहे हैं। अब यहाँ मेरे पड़ोस में ये फैक्ट्री, उसको मैंने पूछा क्या करें साहब, उसमें से कपासियाँ निकल रहे हैं, वो यहाँ गांव वाले ले जाते हैं कुछ, या ये पैसे गाय खाते, उसमें थोड़ा धंधा हो जाता और लोन ही नहीं चूकता, इसलिए मैं क्या करूँ, कपास तो जो रेट है हमारे से कोई ले ही नहीं रहा, कपास तो सीधी वहाँ से आ रही है। अब 31 दिसंबर तक का ये सोचो कि भाई नवंबर में कपास आ जाए, तुमने 31 दिसंबर तक का समझौता क्यों किया? महीने 20 दिन की उनकी कमी थी तो आप ले लेते, महीने भर का तुम ऐसा कर, अमेरिका से मंगा देता हूँ भाई तेरे कपड़े बुन और मेरा लोन भी चुका दे, लेकिन महीने भर बाद में मेरा कपास आ जाएगा तो ले लेना इनसे। नहीं, 31 दिसंबर तक। अब दिसंबर कब आए तो बताओ आप, किसान जिए तो कैसे जिए? कौन सा रास्ता आपके पास बचा है जिसमें किसान जो है उस गली से निकल के जिंदा रह जाए? अब आप देखिए कि पानी की दूसरी कहानी सुनिए। बांध बनाया, पंजाब डूबा था तब मैंने एक वीडियो बनाया। पूरे हिंदुस्तान के बांध 15 मीटर हाइट के जो बांध हैं, पूरी की पूरी चाबी इंडिया गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली। स्टेट का विषय था, राज्यों का था, इंटर स्टेट पानी का था, उसके भी कानून बने हुए थे। लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा जुआ के अपने पानी का बंटवारा कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में यहाँ से पानी गंगानगर ने उधर से आ रहा, मान लो पंजाब से, तो हमने कर रखा था। इधर कर्नाटक की लड़ाई, उधर केरल की लड़ाई, ये लड़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट कर रहा था ना, आपसी इनके ट्रिब्यूनल बने हुए हैं इनके हिसाब से। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जितने भी बांध हैं उन बांधों के ऊपर भारत सरकार की निगरानी है। और नाम क्या दिया? डैम सेफ्टी। भाई तुम्हारे से हो ही नहीं रहा यार, सेफ्टी नहीं हो रही। अब सेफ्टी क्या करते यार, तुम पैसे दे देते हम तो, डैम सेफ्टी का क्या है? ये होते हैं कि बाद में पानी का पूरा, अभी लोगों को पता नहीं लगा कि पानी किसकी चाबी किसके हाथ में है। ये चाबी इनके हाथ में है, ये जिसको पानी की बूंद पिलाए पिलाए, जिसको नहीं पिलाए नहीं पिलाए। इनकी कमेटियां हैं। और एक मेरा फुल वीडियो है इस पे, पंजाब वाले साथियों ने भी उसको काफ़ी सुना है और कही है। बागड़ा का एक बना हुआ है, बागड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। मैंने कहा बोर्ड को क्या चाटोगे, क्या करोगे? चाबी तो उसके हाथ में। आपको कमरों की चाबी किसी और के हाथ में हो और गेट में वरंडे में घूमने की परमिशन हो, बांध के चारों ओर घूम के उसको रिपेयरिंग करके डेटा बना के भारत सरकार को भेजने की परमिशन हो, व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस? क्या है मतलब? इनको धंधे लगा दिया सबको
कि तुम हमारे पास डेटा भेजोगे, कब वातावरण हुआ, कब मौसम बदला, कब पानी आया। अरे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने यार, तुमने ले ली तो तुम बला को तुम पकड़ो, मेरे गले में क्यों डाल रही कि सारे इंजीनियरों को धंधे पकड़ा दिया। एक स्टेट की बॉडी बनाई, उस स्टेट की बॉडी की चाबी अपने हाथ में, एक नेशन की बॉडी बनाई, जो फाइनल वो करता है। इसका मायने समझो आप, पानी उनके हाथ में, रोटी उनके हाथ में, जमीन उसके हाथ में, जीने का सारा कहाँ है आपके पास? कौन से किसान का पास में है? जो पैदा कर लिया किसी ने छुप छुपा के छोटी जगह, तो उसमें फोर्टिफिकेशन कर लिया, ये कर लिया, तो बीज के अंदर मल्टी स्टेट। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा एक तंत्र रचा है। वो तंत्र हरेक के अभी तक वो पिक्चर क्लियर नहीं हुआ। पैक्स नाम की एक चिड़िया हर गांव में बैठाई जाएगी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कॉरपोरेटिव के मार्फत। लिफाफा कोऑपरेटिव का होगा, सहकारिता का होगा, उसके अंदर माल कंपनी का होगा, और उसकी चाबी इनके हाथ में होगी, भारत सरकार के। इन्होंने अपना एक चुनाव आयोग बना दिया। अरे ये चुनाव आयोग तो हेरा फेरी कर रहा है, वो सहकारिता वाला चुनाव आयोग क्या कर लेगा भाई? उनको तो करना ही है हेरा फेरी चुनावों में, काम ही यही रह गया उनके पास में। इनके अपने बंदे भर लेंगे, जैसा अमूल का सेटअप है, जैसा इफ्को का सेटअप है, जैसा क्रिप्को का सेटअप है, इसी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाती 3। अब किसानों की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव तीनों की कहानी भी सुन लो आप। एक बनाई कि भाई आप ऐसा करो, जाओ ऑर्गेनिक पैदा करो, तो गंगा के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर के किसानों को कह दिया तुम्हें ये देता, तुम ये ऑर्गेनिक ही पैदा करोगे, इसमें लफड़ा नहीं। पानी ले लो गंगा का, या यहाँ से पंप आउट करके कर लो, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी लेंथ है गंगा की ठेठ बंगाल तक, तो उसके अंदर एक तो एरिया वो दे दिया। बाकी किसानों को कह दिया कि आप ऑर्गेनिक पैदा करोगे। ऑर्गेनिक का कारण ये रहा कि बाहर वालों ने कहा भाई तुम तुम्हारा कचरा नहीं खाना, मुझे माल देना तो ओके दो, जिसके अंदर ये केमिकल वगैरह कुछ नहीं होंगे। अब केमिकल का माल तो टेस्ट होता है, वो तो पीस पास कर उसमें निकाल देते हैं, इसमें इतना वो फला फला तत्व है, सल्फाइट है, फला है, ये करके तो ये फंस गए। यहाँ जहाजें इनकी वापस आई, चीन से इनका जीरा वापस आया, तब इन्होंने ये किसानों को कह दिया तुम ऑर्गेनिक पैदा करो। चलो जी ऑर्गेनिक पैदा करो, तो तुम्हारा क्या, तुमने देख भाषण ठोका ऑर्गेनिक पैदा करने का दे दिया, लेकिन भाव कहाँ? ऑर्गेनिक का भाव तुम यदि दो तो किसान तो राजी खुशी ऑर्गेनिक में लग जाएंगे। एक घोषणा हो जाए कि सुनो भारत के किसानों, तुम यदि ऑर्गेनिक माल दोगे हमें प्योर, हमें एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें भी फायदा होगा भारत सरकार को, और तुम्हें ये एमएसपी दी जाती है, तुम ऑर्गेनिक पे देकर दिखा दो। नो, बिल्कुल फ्लॉप गेम ठोक दिया। ऑर्गेनिक का सिस्टम डाल दिया क्लस्टर के साथ में, उनको कहा सेठों को कि तुम ऐसा करो, इसको यहाँ पे वेजिटेबल जो ऑर्गेनिक ये कर दो, तुम यहाँ पे ये आम और ये पैदा करो, तो इसमें तुम ये कर दो, तुम यहाँ कर दो। उनको लोन दे दिया, क्योंकि उनकी कंपनियां है, किसान की कंपनी नहीं है। किसान तो इंडिविजुअल है, 2-4 हेक्टेयर में, वो तो थोड़ा थोड़ा करके मंडी में ले जाता है, और कुछ माल इकट्ठा हो जाता है और उसको लेकर गोदाम में ले जाते हैं। अब ऑर्गेनिक की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए पैक्स काम करेगा आपका, एफपीओ काम करेंगे, एफपीसी काम करेगी, और वो लगेंगे आपसे माल कलेक्ट करके। ऑर्गेनिक का बाकायदा मशीनें लगाएंगे, टेस्ट करेंगे, ओके रिपोर्ट लेंगे, मॉइस्चर लेंगे, इस तरीके से ये सारा माल लेके अपने गोदाम में रख के एक्सपोर्ट कर देंगे। आपको भाव नहीं देंगे, लेकिन आपका माल ले लेंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से। 1500 और 50 रुपए की फीस देके आप उसके मेंबर बन लो और उनको माल दे दो प्राइम पैक्स को। आप टीवी में देखना ये भजन लाल जी 5वें नंबर पे आ गए, शाम तालियां पीटी गई। यहाँ जब अमित शाह जी आए, अमित शाह जी ने इस ढांचे को गांवों में एस्टेब्लिश किया है सहकारिता के मार्फत। एक पूरा डिपार्टमेंट खोला गया, गांव को कब्जे करने के लिए खोला गया, और ये सारी सिस्टम को ढांचा खड़ा हो रहा। अभी थोड़ा राजस्थान में बीच में गहलोत आ गया था, इसके कारण से थोड़ा डिले हो गया। बाकी स्टेट में एमपी वगैरह में लगभग फाइनल हो गया, पैक्स हर गांव में खुल गया। आपके भी यहाँ खुल जाएगा, तैयारी है इसकी, लगे रहे उस पैक्स में। पैक्स से बाहर निकलो तो आपको बीज सस्ता नहीं मिले, सब्सिडी नहीं मिले। पैक्स से बाहर आप मेंबर नहीं बनो तो आपको दूसरी चीज की जो कुछ भी छूट है वो नहीं मिले, 5 किलो अनाज के भी फोड़े पड़े। तो पैक्स आपका
रहना ही रहना है। अब इन पैक्स वालों को साइड में जो पेट्रोल पंप वगैरह वो तो कई दिए, लेकिन 3 में किसानों से संबंधित है कि एक तो ऑर्गेनिक का हुआ, दूसरा इन्होंने बीज का किया। भारत नाम से बीज पैदा करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये होगा। अमूल ने जैसे किया ना, आपसे दूध लेकर के 80 प्रोडक्ट बना करके एक्सपोर्ट किए, वो किए, लेगा आपको क्या मिला? आप तो वो भैंस को खूंटा बांधो, बंद करो, दुओ करो, दे दो और मस्त रहो, आपको क्या मिला? इन बातों के अंदर आप गहराई से जाइए कि आप कहाँ है, सरकार कहाँ है और क्या सिस्टम है। जब तक आप इन कानून, कायदे और सिस्टम की जानकारी नहीं रखेंगे तो यूं ही हवा में हर बार ये कटोरा लेके घूमते रहो। हर बार आपको ये लगेगा अरे यार बात तो ठीक है, पैक्स के मेंबर बन जाओ, क्या होगा? खाद मिलेगा, बीज मिलेगा। अरे बीज तो मिलेगा, ठीक बात है, ये बीज मिलेगा, लेकिन इसकी बीज के अंदर कौन बनाएगा? बीज किसानों को ही दे देते या ऐसा कोई सिस्टम करते कि भाई इसके अंदर इनको भी फायदा हो जाता? वो कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है। पहले इन्होंने 3 बिल बनाए थे, वो कंपनी कानून के तहत थे। अब ये 3 जो पैक्स में, जो 2 तो मैंने ऑर्गेनिक का और बीज का बताया, और तीसरा इनका जो है एक्सपोर्ट का है। अब एक्सपोर्ट में किसान क्या करेगा बताओ? अब एक्सपोर्ट किसान तो कर नहीं सकता। पहले तो कंपनी बनाओ, कंपनी बनाने के बाद में उसको आप जो है वो एक्सपोर्ट का लाइसेंस लो, फिर आपके और उसके बीच में टर्म्स और कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से दो। मैंने एक बार एक्सपोर्ट के मामले में मेरे बच्चे को मैंने कहा यार 5 देश एक्सपोर्ट का पता कर। एक बच्चा थोड़ा एक्सपोर्ट की, उसके पास जॉब ऐसा है इंडिया गवर्नमेंट की, तो हमने ट्राई की, तो उसने एक लेक्चर दिया हमें। कहा साहब ऐसा है कि एक आदमी को 5 टन का नहीं 10 टन का एक पत्थर चाहिए था संगमरमर में एक देश में, तो साहब एक मिला और उसने बेच दिया। वहां उस देश के अंदर 5 टन के पत्थर की वो उतारने वाली वो नहीं थी क्रेन। अब वो 1 महीने पर वहां पड़ा रहा। इन्होंने कहा यार 5 टन का भेजते आप, 5 टन का ही हमारे पास, तो आपने 10 का क्यों भेज दिया? उन्होंने कहा यार 10 का तुमने ऑर्डर दिया, वो जहाज लौट के आई वापस और फंस गए। वो बेचारा वो पत्थर भी वापस आ गया, जहाज का किराया वो लगा वो एक्स्ट्रा, और वो माल गया ही नहीं। अब आपने माल भेजा तो आपके कौन लोग हैं वहां आपके माल उतारने वाले? एक मोर की उसने एक कहानी बताई कि मोर की पंखड़ियां भेजी, किसी ने मंदिर बनाया, मोर की पंखड़ी चाहिए थी, देश मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या वो जैसा भी कोई घटना, जैसे वो रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की, मोर की पंखड़ी के अंदर 15-20 मोर की पंखड़ी में 3-4 पंखड़ियों के अंदर खून लगा हुआ था। खून लगा हुआ का मतलब एक मोर को मार के आपने पंखड़ी निकाली है। वो बेचारा फंस गया, आपने मोर मारा, राष्ट्रीय पक्षी की हत्या कर दी, गले की घंटी बंध गई। ये लो साहब अब क्या करें? तो हम एक्सपोर्ट के अंदर हमें कोई ट्रेनिंग नहीं, हमें कोई तरीका नहीं, कौन सा माल पैदा करना है, कैसे उसको पैक करना है, कैसे जहाज में लोड करना है, कौन हमारा रिसीव करने वाला है, कौन हमें पैसे देने वाला। तो किसान इसमें क्या करता? काहे कि किसान के नाम से ये आपने कह रहे होगा हमने इनकी एक्सपोर्ट। अरे तुम्हारी कंपनी, तुम जानो, तुम्हारे बढ़िया जाने यार, तुमने भेजना है भेज दो, हमारी जान को आपत्ति क्यों करे? मेरी जमीन की खोजने की तुम कवायद छोड़, मुझे पानी का 15 मीटर के 13 मीटर का मुझे मतलब नहीं, इसका कब्जा छोड़। हम यहाँ लड़ते झगड़ते रहेंगे, इन इंजीनियरों से नहरों में पानी लेते रहेंगे, तुम्हारे बीज की बीमारी को वहां ले जा, तो हमारे डंका बीज। लेकिन कहीं सुनने वाला नहीं है। किसान कौम को जागना ही पड़ेगा और टेक्निकल माइंडसेट से जागना पड़ेगा। ड्रोन दीदी बनने से किसान नहीं होंगे कि ड्रोन दीदियां बन गई। अरे कौन सी दीदियां बन गई? शेर की लाई हुई छोरियों को ड्रोन दीदी बना के छोड़ दिया, क्या मतलब हुआ? बीटेक विटेक, हाँ, हमें क्या मतलब इन चीजों से यार? कौन सी ड्रोन दीदी होती है? ड्रोन को घुमा दिया ऊपर, ड्रोन चाइना से लाए, अडानी जी को लाना था, घुमा दिया, कर दो ड्रोन खरीद दो। एक इफ्को वाला मेरा मित्र है, उसने बेचारे ड्रोन खरीदा, उसका एक पहिया निकल गया, वो पहिया मिला ही नहीं, उसके 3 महीने तक वो पहिया के चक्कर में पड़ा रहा, ड्रोन गले बंध गया, वो दीदियाँ भी साइड में बैठ गई, ड्रोन भी साइड में पड़ा रह गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको खड़े होना पड़ेगा, और जब तक आप इन बातों पे जानकारी रख करके और इस तरीके से जागोगे नहीं। हमारे अंदर भी दलाल बैठे हैं, किसानों के लीडर
भी कई दलाल बैठे हैं, आप जानकारी होगी तो वो नहीं कर पाएंगे ऐसी चीजें। आप अंदर से जानकारी पता करो कि सरकार की कौन सी पॉलिसी हुई। अब मैं 2-4 दिन पहले हमारी संडे की मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैंने कहा यार बैंक की जो एक्सेस है, जमीन वगैरह, ये लड़ाई तो हुई, बैंक के अंदर किसान की एंट्री क्या है और बाकी लोगों की एंट्री क्या है। तब हमने पूरी गूगल खंगाले और किया, मीटिंग की, 15-20 लोग हम इकट्ठे होकर के हमने निर्णय लिया कि भाई वास्तविकता यह है कि बैंक में घुसने के लिए आपकी आइडेंटिटी कंपनी होनी चाहिए। यदि आप कंपनी हो तो बैंक के लिए फायदेमंद हो। तो हमने कहा यार कंपनी में क्या होता है, कागज होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस पर लिखा हुआ होता है, उसी कागज पे मेमोरेंडम लिखा हुआ, मैं लॉ होल्डर हूं, मुझे पता है इन चीजों का, मैंने LLB की है, 2 तो डॉक्यूमेंट वो लिखे हुए थे, शेयर होल्डर की एक लिस्ट होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन कौन कैसे कैसे वर्किंग होगी, मेमोरेंडम के अंदर हम कैसे काम करेंगे वो व्यवस्था होगी, और लोगों के नाम होंगे। ये ले जाके आप जमा करा दो। बैंक को ये कहना कि साहब ये मैं होटल बनाऊंगा, ये मैं क्लस्टर बनाऊंगा, ये मैं फला काम करूंगा, ये इतना काम करूंगा, तो मुझे ये काम कर दे दो। लेकिन नहीं, जब तक आप कंपनी की फॉर्म में बैंक में नहीं घुसते हो तब तक किसान के नाम से कोई KCC की उससे अंदर दे दो। हम KCC में रिसर्च की हमने कि KCC 2 टाइप की, A और B पार्ट में KCC। A पार्ट वो एक फॉर्मूला है जिससे मिलता है, जिसमें वो 4%, 3%, वो 7% वाले में माइनस प्लस वो सबवेंशन होता है, वो माइनस होकर के आपके दुकान चल जाती है। तो वो तो 3 लाख का मान लो आपको KCC मिल गया, कह रहे ना 5 लाख दे दे, 5 के सिर फोड़े हमें उस फॉर्मूले से, तो 2 लाख ही बन रहे हैं। तो वो 3 लाख के 17%, 18% ब्याज है। तो यार सिर फोड़ने के लिए 5 लाख में 5 लाख पूरे के पूरे देवो ना आप 4% पे, 4% माफ करके 3% पे दे दो किसानों को। नहीं, आपका फॉर्मूला तो फॉर्मूला चेंज नहीं करना और 5 लाख के किसानों को बेवकूफ बना के बजट में घोषणा करके तालियां पीटवाट देनी। कहां सोए हुए हो आप लोग? कभी 5 लाख की KCC का पूरा स्टडी बैंक में जाकर के करना कि 5 लाख मेरे KCC के मिले हैं तो इसका ब्याज कितना लगेगा, इतना सा पता करके आओ, तब लगेगा कि हाँ क्या व्यवस्था है। आपके उस फॉर्मूले से 1.5-2 लाख ही बन रहे, छोटे छोटे से जमीन है लोगों के पास में, उस फॉर्मूले में 2 लाख बने, 2 लाख वाले में आपको छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। अब वो एक फॉर्मूले में एक बैंक रूल नंबर फलाना फलाना से बजट के घोषणा के अनुसार इसको 3 लाख और दिए जाते हैं। दे दे भाई, राजी खुशी ला करके कोई मौसर में, कोई मायरे में या इधर उधर कहीं लगा लिए, और लगाने के बाद में 3 लाख 18% से ब्याज से जूत जड़ा, तो ऐसा हुआ जो गले में घंटी बंध गई। क्यों मार रहे हो किसानों को आप? क्यों इनको लोन देकर के फंसा रहे हो? क्यों इनको आप उनकी नहीं दे रहे हो? तब हमने स्टडी करते करते कहा भाई ये चलो बैंक में एंटर तो हो गए, इनको सुविधा क्या क्या है। एक तो ये हो गया एंटर हो गए, कुर्सी मिल गई, राजी हो गए, वापिस आ गए तो मरने दो, अपना तो खेत ही सही। लेकिन स्थिति यह है कि यदि आपको कुर्सी मिली, वहां कुर्सी के साथ और क्या क्या मिला, हेयर कट मिला, किसी को पता नहीं, बाल काटने वाला हेयर कट नहीं। एक ऐसा सिस्टम NCTL का, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का एक ट्रिब्यूनल बना दो। कंपनी के और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है, उसको ट्रिब्यूनल में डाल दो, सेठ जी जाए ट्रिब्यूनल वाले को रिश्ते को दे दे चुग्गा पानी, ट्रिब्यूनल वाला कह दे यार देखो ये तो कंपनी डूब गई, इसको तो आप ऐसा करो 3% रुपए जमा कर लो और इस कंपनी को नीलाम कर दो। 97% माफ करके 3% के ऊपर भी कंपनियों को इस सरकार ने लोगों को उनके भांजे भतीजों को नीलामी में शॉर्टकट में वापस दे दी। अंबानी जी को दिए, कईयों को 50 में दिए, कईयों को 60 में दिए। हेयर कट पढ़ना, बेल आउट पढ़ना, होता क्या बेल आउट? अब आप इन बातों को जाओ, बैंक करती क्या क्या है। मैं कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक इंजीनियर हूं, मुझे शौक है पढ़ने का। मैंने पढ़ा और इनके अंदर गहराई में गया, UPSC के लेक्चर करके देखा, तो मैंने कहा यार बहुत बड़ा धोखा किसान के साथ है। बैंक में धोखा ही धोखा, लेना देना नहीं, बोलने में ही रह तू। अरे मैं इसलिए पढ़ा लिखा साफा बांध के बात करता हूं। कई लोग कहते हैं, कई जानते नहीं, वो उल्टी सीधी लिखते रहते हैं, ये बाबा पता नहीं क्या करता करने हुए। आपकी एक आइडेंटिटी अलग से होनी चाहिए। बैंक वाले खड़े होने चाहिए साफा पहनने वाले आदमी को, क्योंकि हम अन्नदाता हैं।
ज़मीन को खोद करके, और इस लाइफ लाइन है और हम उनको पालते हैं। क्या हाल बना दिया हमारा। किस तरीके से हमें इन लोगों ने, किस तरीके से हमें क्या कानूनों के दायरे में बांध बांध के, किसी ने कानून पढ़ा नहीं, किसी ने फाइट उल्टी की, मकते पड़े की, मुझे दे दो, माफ कर दो। और क्यों कर दे माफ? मेरा देश है, कोई माफ वाफ नहीं होता। तुम तो बता कि 64% पैसा बैंक में मैंने जमा कराया। आप डेटा देखो ना, 3% इन्होंने बनाया बड़ियों ने, और 34% MSME वालों ने कराया। 34 इनको दे दो, 64 इनको दे दो, 3 इनको दे दो। तुम 64 उनको दे रहे हो, 3 मुझे दे रहे हो, और MSME वाले 34, 33, 35 ये वहीं के वहीं हैं। कुछ गवर्नमेंट मशीनरी के ब्यूरोक्रेट पार्ट हैं, कुछ इस तरीके से हैं। अब इन चीजों को आप गहराई से अंदर से जाओ तो जब आपकी इकोनॉमिक कंसेप्ट ही नहीं है आपको। मैं पढ़ रहा था अभी कि राज्यों के ऊपर बहुत कुछ लोन हो गया, तो मैंने कहा कैसे हो गया यार लोन, पता तो करो लोन कैसे हो गया राज्यों में। तो पंजाब फर्स्ट पे था पहले 2023 में, अभी जम्मू कश्मीर में है। तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर तो इनका ही है भाई, ये कैसे सालों के लोन क्यों लिया इन्होंने। ये कर रहे हैं ना, हमने कश्मीर 370 कर दी, 25 कर, अरे 70 से 73 गई चूल्हे में। इन बाबड़ों के लोन तुमने राज्यों के ऊपर, तो लोन राज्य तो है उसका जिम्मेदार, लोन क्यों कर दिया उसके ऊपर। एक उधर टनल बना दिया, उधर ये कर दिया, बिना मतलब की बीमारी आपने खड़े कर दी। राज्यों के लोन का बहुत बुरा हाल है, कौन चुकाएगा। इंडिया गवर्नमेंट का 249 करके GDP रेशियो से देखो तो दुनिया भर के, ये दुनिया रुलने जा रही है। इसलिए मैंने कहा यार क्या करना चाहिए। फिर लगा कि खेत में जाओ, 2-4 काच लाओ, खा पी के सो जाओ, तो इसी में शांति हो सकती है। बाकी तो ये ज़मीनें दूसरे तीसरे ये इन्हें चारों ओर से बांध के पैकिंग हमारी हो चुकी है। अब करे तो करे क्या। और ये कहानी इस गवर्नमेंट की ही नहीं है, ये मैं कह दूं। मैं कोई बीजेपी के प्रश्न करने के लिए यहाँ आपके बीच नहीं हूं। इन्होंने थोड़ा ज्यादा अपना जंप मार लिया। बाकी ये योजनाएं बहुत पहले से लागू हो गई इस प्राणी को मारने के लिए। बहुत सन है पीछे के, कभी नहीं जागे ये लीडर बने घूमते हैं ना किसान नेता वे करके, इनको कोई या तो नॉलेज नहीं है या जान भूल के ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। कोई आप सम्मेलन कर लो बड़े से बड़ा, आप पुष्कर से बड़ा कर लेना सम्मेलन। मेरा चैलेंज है 10 लाख इकट्ठे हो जाना, आपको कोई सरकार कोई निकाल के दे दे तो। ज्ञान की गंगा बहा करके जिन लोगों को पता लग गया कि किसान जाग चुका है, किसान को पता लग गया है कि किसान इस चीज के अंदर कहीं फंसने वाला नहीं है, उस दिन ये उड़ जाएगी, लोग भाग जाएंगे। ये लोग, कितनी बड़ी हमारे साथ में धोखा है। 10 साल से मैंने एक एक घटना को देखा और बहुत अंदर से देखा, नजदीकी से देखा, अंदर से दिल दहल गया। अंदर से ऐसा लगा कि यार इतना बड़ा धोखा देश की आजादी से ही शुरू हो गया। वो ठीक है सने सले पटा पटा के कर रहे थे, अब तो इन्होंने छाती पे चढ़ के मूंग दलने वाली काम कर दी। आपकी छाती पे बैठ के आपका गला पकड़ के आपको करने की कहानी कर दी। अब ये हड़तालें वड़तालें कोई काम नहीं आनी है। डंडे खा के जेल में जाने की कहानियों को एक तरफ रख दो और ऐसे ऐसे सम्मेलन करो, ऐसे ऐसे इनके डेटा निकालो कि इनको पता लगे कि कहाँ है, या यहाँ बता, यहाँ क्यों किया ये तुमने गड़बड़, ये पानी तुमने क्यों कब्जे कर लिया, यहाँ तुमने बीज क्यों कब्जे कर लिया, यहाँ तुम जमीन को क्यों चाह रहे हो मेरे से छीन के। बैरन लैंड पे जाके कर लेते तुम, मेरी उपजाऊ जमीन के ऊपर तुम्हारी क्या दुकान है भाई। लेकिन नहीं, बड़ा एक अजीबो गरीब मॉडल ला करके आपके देश में स्थापित हो चुका है। वो सहकारिता के मार्फत में बूस्टअप होगा। एक एक गांव का बच्चा सहकारिता का मेंबर बनेगा, एक गांव के बच्चे के ऊपर लोनिंग होगी, एक गांव के बच्चे की प्रॉपर्टी को जब्त की जाएगी और कहां जाएगी। क्यों? हमने टोकनाइजेशन पे, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पे टोकनाइजेशन पे भी हमने एक मीटिंग की पूरी। हम 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं और बड़े सीरियसली चिंतन करते हैं होगा क्या। मुझे लगा टोकनाइजेशन में यार अमेरिका नहीं खरीद लेगा क्या, या चीन भी खरीद लेता। 10-20 टोकन होंगे, जैसे मेरी थोड़ी 60 बीघा जमीन है मेरे पास, तो दे देंगे मुझे 100-150 टोकन दे देंगे, तो ले लेगा थोड़े थोड़े करते करते करके। यार चल मरने दे, अब इतने दे देते हैं। अब लोग पढ़ ही नहीं पाए टोकनाइजेशन।
लोग बैंक व्यवस्था नहीं पढ़ पाए, लोग पानी को नहीं समझ पाए, हवा को और वातावरण को नहीं समझ पाए। हमने फिर अभी एक अभियान चलाया है, जो सिरे चढ़ता है या नहीं चढ़ता वो आगे की बात है, हरियाणा से शुरू होगा वो। कार्बन क्रेडिट के नाम से इन लोगों के पास में अच्छे खासे पैसे आते हैं। तो इन्होंने एक बिल बनाया एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से, नाम बड़े तीखे देते हैं, जैसे डैम सेफ्टी का बना के पानी कब्जे कर लिया। एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से आपकी जो को कार्बन क्रेडिट के पैसे कर देना। कंपनियों को यह कहा कि तुम ऐसा करो, कार्बन बचाओ तो हम आपको क्रेडिट देंगे। कार्बन क्या बचा रहा कि 5 स्टार रेटिंग के आप एप्लायंस लगा लो, एसी वैसी ये जो। अरे एसी क्यों लगाओ भाई, हमने फसल बोई है, इसमें कार्बन बच रहा है, इसमें दे दो। फसल तो तुमने अपने बच्चों के लिए बोई, तो दूसरे खाते ही नहीं क्या इसको। भारत के अंदर सागरदारा जी वैज्ञानिक हैं जो यूएनएपी कह रहे हैं, उनके साथ में भी हम मिले हैं, कई साथी हुए, मीटिंग भी हुई हमारी। कार्बन क्रेडिट के नाम से हमारे करीब करीब कार्बन क्रेडिट एक रोड के पास में जो 1 किलोमीटर की जमीन है वो कार्बन सोखती है, ये ट्रकें धुआं बिखेरती है, उसमें भी हमारा योगदान है। आप मत बोलो ये धरती वीरान नहीं हो जाए। किसान फसल बोनी 1-2 साल बंद कर दो, ये मर जाएंगे सारे के सारे। दिल्ली बह कर रहा ना, ये IQI को बढ़ा, AQ बढ़ रहा है, तो इस तरह से हालत हो जाएगी, पूरे देश की हालत हो जाएगी। हमने फसल बोई, कार्बन सोखा। अब देखो इनकी बात में सागरदारा जी से मैं मिला था, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है चौधरी जी कि ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना एक इंजन हो। इंजन का मतलब क्या हुआ सर, कि इंजन का ये मतलब हुआ कि आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो। ठीक बात है यार, आपकी गाय भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है और मीथेन गैस निकाल रही है। अमेरिका ने कहा कि मीथेन गैस के अंदर हमारे पास में वो एक ऐसा है, वो बाटा, जिसको खाओ तो मीथेन गैस जो है वो गड़बड़ नहीं करेगी वातावरण में, तो अमेरिका से वो खरीदो। और मीथेन गैस जो है वो कार्बन से जो करके 85 गुना नुकसान करती है। डाल दी गप वहाँ के वैज्ञानिकों को। मीथेन को गाय को संभालें, गौ माता को संभालें, या अपना इंजन है जो है कार्बन डाइऑक्साइड 142 लाख लोग करोड़ है, तो न्यूट्रल जीरो हो गए हम तो फिर ये फसल कहाँ, फसल तो है, तो फसल तो बोई ना हमने भाई। कार्बन निकालते निकालते ही मैंने फसल बोई, तो यार कोई तो जोड़ कर लो कि मेरी फसल में कितना कार्बन बचा, मैंने कितना कार्बन फेंका। दोनों का माइनस प्लस तो कर भाई मैंने। तो अब कार्बन तो निकलता मरे थोड़े, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन निकालते हैं। ऐसे ऐसे फड़ंगे हैं, ऐसा सिस्टम है। वैज्ञानिक आधे बिके हुए, उनके फेवरी पे बात करने वाले लोग। और इस तरीके से क्या है कि ऐसा एक सिस्टम हो गया कि हम इन बातों के अंदर कहाँ जाएं, एक करें तो उधर हो जाए। अनाज पैदा करके मुश्किल से हम लाए मार्केट में, तो पता नहीं कैसे फोर्टिफिकेशन आ गया। आज से 3-4 साल पहले हमने वीडियो निकाला, हमने कुछ बातें भी की, कई साथियों से की। मैंने कहा यार क्या हुआ, कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पहले मेरे साथ अच्छे जुड़े हुए थे, अब तो डरते आते नहीं हैं। वो कहते हैं यार देखो आप लोग सीरियस डिस्कशन करते हो, सब हम जानते हैं, लेकिन हम आए तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन इनकी गैंग है पूरी की पूरी, यूनिवर्सिटी में इनके चेले चांटे भरे हुए पड़े हैं, तो वो परमिशन ही नहीं देते। ढंग के वैज्ञानिकों से हमने अच्छे डिस्कशन किया, ये पाम ऑयल पे डिस्कशन किया कि यहाँ क्या होने जा रहा है। फिर बम्बू पे किया, तो बम्बू पे एक वैज्ञानिक था, उसने एक बहुत ढंग की बात कही। तो मैंने कहा क्या है, कि बम्बू के क्या है कि आप पश्चिम और ऐसे बोओगे तो छाया पड़ती है ना अगले के पेड़ में, तो वहाँ फसल नहीं होती। मैंने कहा यह तो ठीक है यार, पड़ोसी कोई पश्चिम वाला जो है वो पूर्व वाला लड़ रहा हो, तो वहाँ बम्बू बो दो डाले तो छाया में उसका तो फसल का मामला चौपट हो जाए। अब ये कुछ ऐसे हैं कि इनका कुछ मॉडल ही नहीं समझ में आ रहा है कि देश को करना क्या है। युवाओं को बेरोजगारी में धक्के करके कह दिया तुम चाहो। अडानी जी के पास में स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, स्किल 4.0, और ये करके आप चले जाओ। क्या करना उनको दे दिया, पूरा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इनको दे दिया कि तुम्हें ये वैज्ञानिक दे रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इन छोरों को दे रहे हैं, 5,000 का टुकड़ा मैं डाल रहा हूं, तुम इनको ले जाओ और करो। हमारे बच्चे आधा कोचिंग में उधर वो स्किल वाले चक्कर में पड़ गए। कोई धनी दोरी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। फिर अंत में मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कभी कभी डर सा लगता है
सोनम गया, अर्बन नक्सल की श्रेणी में नाम आया और सड़ो मर गए वो बेमा कोरावाल वाला। क्या था, उसको हाथ धोज रहा था सिर्फ उसका। उसने कहा यार मुझे पानी नहीं पिया जाता, मुझे एक पाइप दे दो, मेरे यहाँ लगा के मेरे पाइप मुंह में डाल दो, मेरे पेट में पानी चला जाए। नो, जेल के मैनुअल में नहीं है पाइप देना। जेल के मैनुअल बने हुए अंग्रेजों के टाइम में। आपको जीना है तो किस तरीके से जीना है, किस तरीके से किसानों को जागरूक रह करके चुपचाप तरीके से अपने आप में संगठित रह करके अपने आप में नेताओं की चापलूसी, ये फालतू के झंडे लेके, नो डाउट अपने को बैठना चाहिए सार्वजनिक जगहों के ऊपर सम्मेलनों में, इस तरह के कुछ ऐसे काम करने में कि ताकि हमारा ज्ञान बढ़े। और ये जब ज्ञान की गंगा बहेगी उस दिन कहीं न कहीं एक क्रांति आएगी। एक अंधेरी गुफा में आपको सबको, फार्मर्स को, मजदूर को डाल दिया गया। अब उसमें कौन प्रकाश करे, कैसे करे, उस गुफा से निकलने का कोई रास्ता हो तो कैसे हो, ये हमारे लिए सामने यक्ष सवाल है। और हर 22 तारीख को हम आपके बीच में ऐसे ही तीक्ष्ण सवालों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते हैं। ये 33वीं मीटिंग है हर महीने की। इस बार मेरे बड़े भाई साहब एक्सपायर होने से मैं बाहर नहीं जा पाया, मुझे मेरे स्थान पे ही एक तरफ बैठ के ये मीटिंग करनी पड़ी। लेकिन मुझे था कि फेसबुक लाइव आके लोगों तक बात करें। और ये सम्मेलनों में आने वाले लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप सोच लें, कुछ नहीं रखा है ये तालियां पीट के लोगों के भीड़ का हिस्सा बनने में। आप छोटे छोटे ग्रुप में अपने आप को जागरूकता का एक अभियान चला दो तो हो सकता है कि इनकी पता लग जाएगा कि ये लोग जागरूक हो चुके हैं। बैंक में क्या होता है, किस में क्या होता है, केसीसी में क्या फड़ंगा है, फोर्टिफिकेशन क्या है, लैंड एक्विजिशन का बिल कहाँ गया 2013 वाला, इनका बिल बीच में क्यों आया, पीपीपी योजना का एंट्री क्यों दे दी, किस तरीके से क्लस्टर बना दिए, क्लस्टर बनाने किस तरह से बांध सेफ्टी के नाम से बांध कब्जे किया, किस तरह से सर्विलेंस के नाम पे आपको कब्जे किया, ये सब बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की मीटिंग का यही समापन, फिर मिलेंगे अगले 22 तारीख को और बड़ी सी मीटिंग करने की इच्छा लेके मिलेंगे। आप सभी जागरूक साथी उसमें सम्मिलित होकर के, और 2 दिन भी रहें, 3 दिन भी रहें तो कोई कोशिश करेंगे अपने अपने खर्चे और अपने अपने दिमाग से, सुझाव से और आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने में आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ में धन्यवाद। और हर संडे की गूगल मीटिंग के अंदर हम मिलते हैं। इस बार कोई न कोई टॉपिक, वैसे राज्यों पे लोन क्यों है, राज्य क्या करेगा, कौन चुकाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि जीएसटी इन्होंने कब्जे कर ली। तो उसमें मैंने पढ़ रहा था कि जीएसटी का पैसा तो तुमने ले लिया, राज्य बापड़े क्या करे, उनकी तनख्वाह ही नहीं चूके, तो इनको फंसा दिया इधर। और ये आराम से अपना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो करके 5% कर दिया। अरे तुमने पेट्रोल तो महंगा है ना। तो ये सारे कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सहकारिता की आंधी से बचे बिना आपके गांव नहीं बचेंगे, ये मेरा अंतिम संदेश है। धन्यवाद, जय हिंद। फिर आपसे मुलाकात होती है। ओके टू ऑल ऑफ